What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. कोड देखिए कितनी शानदार है. Man needs his difficulties because they are necessary to enjoy success. जी हाँ, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से अगर आपको 3 दिन से खाना नहीं मिला है और आप लोगों को अगर उस टाइम पे बासी रोटी भी मिल जाए तो उसको चीर फाड़ के खा लिया जाएगा. ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से आप 5-6 घंटों से तमतमाती धूप में घूम रहे हैं और उस टाइम पे आपको एक भी पेड़ ना मिले तो उस टाइम पे अगर आपको बादल की छांव भी मिल जाए तो वो दिल को सुकून देगी. ये बिल्कुल उसी तरीके से 3-4 दिन से आप लोग सोए नहीं है तो आपको जहां भी जगह मिलेगी, जिस तरीके की जगह मिलेगी, जगह ना छोड़िए, खड़े खड़े भी सो जाएंगे. तो बिल्कुल उसी तरीके से जिस टाइम पे यहाँ पे खाने का मजा आएगा और जिस टाइम पे यहाँ पे उस बादल की छांव का मजा आएगा और जिस टाइम पे यहाँ पे उस सोने का मजा आएगा, उसका मजा ही कुछ और होगा. उसको किसी भी वर्ल्ड के प्लेजर के साथ में कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम सिचुएशन में हम पहुंच चुके हैं. इसी तरीके से हम डिफिकल्टीज हमारी लाइफ में अगर लें तो जितनी ज्यादा डिफिकल्टीज आएंगी उस टाइम पे जो सक्सेस मिलेगी उन डिफिकल्टीज को ओवरलैप करते हुए, वो सक्सेस ही कुछ और होगी. उस सक्सेस का कंपेयर आप किसी भी दुनिया की मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु के साथ में नहीं कर सकते, क्योंकि सक्सेस का मूल्य अमूल्य होगा. ये आपको इतना दिल से सुकून देगी कि आपको लगेगा कि हाँ, वाकई में ही मैंने कुछ कर लिया है. तो हमेशा अगर लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज आ रही है तो उनको देख के परेशान मत होइए, बस एंजॉय कीजिए, क्योंकि उसके बाद में जो सक्सेस मिलने वाली है ना, वो आपको अंदर तक ही मजा देने वाली है. वो आपको इतना एंजॉय फील कराएगी कि आपने कभी भी लाइफ में इससे ज्यादा एंजॉय फील नहीं किया होगा. ओके, अब तक हम टोटल 16 लेक्चर ले चुके हैं और उनमें 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम 17th लेक्चर लेने जा रहे हैं और इसमें 11th चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो 11th चैप्टर में हम लोग एक बार पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि कवर क्या क्या कर लिया है. सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड हम लोगों ने कवर कर लिया है, तो यहाँ तक 9 कंप्लीट हो चुके थे. अब हम 10 जो सेक्शन 11 वो सेक्शन थर्ड पे चल रहे हैं, तो इसमें हमारा 10 चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है. आज हम 11 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और फिर 11 चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये दो सेक्शन में डिवाइडेड है. ठीक है, तो दो सेक्शन कौन कौन से हम एक बार देख लेते हैं. ये देखिए, यहाँ पे दो सेक्शन है. फर्स्ट सेक्शन में जो बात की जाएगी, जो ट्रेड वगैरह है, गुड्स वगैरह स्टेटों के बीच में किस तरीके से है, वो सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. और जो सेकंड सेक्शन आएगा उसके बारे में, सेकंड सेक्शन में जो जिक्र किया जाएगा वो रूल एंड रेगुलेशन, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ डब्ल्यूटीओ के प्रोविजन और अदर कंट्री से रिलेटेड भी कुछ बातें करेंगे. तो अभी जो इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं, ये वाला पोर्शन हम कवर करने जा रहे हैं. फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वाला पोर्शन कवर करेंगे. ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं. फर्स्ट पॉइंट हो गया यहाँ पे इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन का जो स्टार्ट करता है वो बड़ी अच्छे तरीके से करता है. इंट्रोडक्शन में बोला गया है कि अगर हमारा ट्रेड देखा जाए, अगर हम देखा जाए कि हमको अलग अलग तरीके से देखा जाए, तो हमारी कंट्री जो है इंटरनली हम ज्यादा स्ट्रोंग है. इंटरनली हम ज्यादा स्ट्रोंग है एज कंपेयर टू अगर हम एक्सटर्नली देखा जाए. मतलब हमारे यहाँ पे इंटरनल ट्रेड ज्यादा है एज कंपेयर टू अगर एक्सटर्नल ट्रेड देखा जाए. हमारे यहाँ पे जो ट्रेड के गुड्स हैं, आप लोगों को अगर बनारसी साड़ी बोली जाए बनारस की, तो वो देश के हर एक कोने में मिलेगी. ठीक है, इसी तरीके से अगर कश्मीर में जो सोल वगैरह बनाए जाते हैं, जो वुल से वहां के जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वो आपको देश के हर कोने में मिलेंगे. पर लेकिन इतना जो फ्लो होता है वो आदमियों का नहीं हो पाता है हमारे यहाँ पे, जितना फ्लो गुड्स का होता है. किसी भी स्टेट में कुछ भी सामान मिलता है वो आपको हर एक स्टेट में मिल जाएगा. तो यही यहाँ पे बोला गया है. यहाँ पे क्या बताया गया है कि इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू जो इंटरनल ट्रेड है. मतलब जो हमारे यहाँ पे खुद स्टेटों के बीच में या फिर अंदर स्टेट के ही बीच में जो ट्रेड होता है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इंटरनेशनल ट्रेड. तो 1.7 टाइम ज्यादा है इंटरनेशनल ट्रेड से, जो हम अंदर ही अंदर ट्रेड करते हैं. तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है. ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोगों को हर जगह दो वर्ड देखने को मिलेंगे. एक वर्ड का नाम है इंट्रा. ठीक है ना, एक वर्ड का नाम है इंट्रा और दूसरे वर्ड का नाम एक वर्ड का नाम है इंट्रा और दूसरे वर्ड का नाम है इंटर. तो जो इंट्रा और इंटर में आप लोगों को डिफरेंस समझना है वो यहाँ पे देखिए. इंट्रा का मतलब होता है अपने ही अंदर. मतलब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए. अगर यहाँ पे इंटर हम ले ले तो आर के हिसाब से इसको याद रखिएगा आप. आर जो है यहाँ पे बाहर आ गया है, तो आर मतलब रेंज बढ़ गई है. बाहर आ गया है तो रेंज बढ़ गई है, तो मतलब ओपन हो गया है. तो इंटर का मतलब होता है बाहर आ गया, रेंज बढ़ गई है. अगर आर को अंदर डाल दिया जाए, ए बाहर आ गया और आर अंदर आ गया, तो यहाँ पे आर की जो रेंज है वो थोड़ी सिमट गई है. बाहर ए ने उसको रेंज में ला दिया कि इससे ज्यादा तुम्हारी रेंज नहीं है. तो इससे आप लोगों को याद रख सकते हैं. देखिए, इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है, तो इसको याद रखने का कुछ भी तरीका जो आपको सुटेबल लगे उस तरीके से आपको इसको याद रखना है. तो जो इंट्रा होता है वो हमेशा अंदर ही होता है. मतलब स्टेट, अगर आप घर की बात करें तो एक घर के अंदर जो चल रहा है. अगर आप टोटल एक आप गांव की बात करें तो एक गांव के अंदर जो चल रहा है. अगर एक सिटी की बात करें तो सिटी के अंदर जो चल रहा है. स्टेट की बात करें तो स्टेट के अंदर जो चल रहा है. और कंट्री की बात करें तो कंट्री के अंदर क्या चल रहा है, तो वो इंट्रा होता है. पर लेकिन अगर इंटर की बात कर दे तो दो गांव के बीच में क्या चल रहा है,
दो घरों के बीच में क्या चल रहा है, दो शहरों के बीच में क्या चल रहा है, दो देशों के बीच में क्या चल रहा है, इसको हम इंटर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बात पहले ये बात आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए, इसके बाद में सारी चीजें अब आराम से चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए आगे क्या बोला है, सेकंड पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिकल बैरियर है, एक तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जिस तरीके से हमारा कुछ और सिस्टम है, मान लीजिए जैसे कि आप उसी का ले लीजिए, जैसे पंचायत सिस्टम होता है। पंचायत सिस्टम एक स्टेट में किसी तरीके का है, 2 टायर है, दूसरे स्टेट में 3 टायर है, किसी स्टेट में 4 टायर भी है और किसी स्टेट में है भी नहीं है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे पंचायत सिस्टम होता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो पॉलिटिकल बैरियर होते हैं, वो पॉलिटिकल बैरियर आदमियों को फ्लो होने में रोकते हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो हमारे बिहार वाले आदमी हैं, उनको वहां पे मतलब एक तरीके से गलत नजर से देखा जाता है। इसी तरीके से लैंग्वेज के हिसाब से, अगर आप जाके गुजरात में कोई और लैंग्वेज बोल रहे हैं या फिर महाराष्ट्र में कोई और लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो वहां के लोकल आदमी भी जो है आपको ठगने की सोचेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से होता है, अगर नए आदमी को कहीं पे देखा जाता है तो वहां पे उसके साथ में एक अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। पर लेकिन इस तरीके का व्यवहार हमारे यहाँ पे गुड्स के साथ में नहीं होता है। अगर बनारसी साड़ी कहीं पे जा रही है तो ये नहीं देखा जाएगा बनारस की शादी है, इसको साड़ी है, इसको मत पहनो, उसको बहुत ही चाव से पहना जाएगा। इसी तरीके से अगर जिस तरीके से अगर हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में जो टोपियां पहनी जाती हैं, वो टोपियां भी इसी तरीके से मतलब पूरे मतलब एरिया में जहाँ पे पहनी जाती है वहां पे अच्छे से पहनी जाएगी, उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा कि ये वहां की टोपी है, बल्कि दूसरे स्टेट में पहन के ये दिखाएंगे देखो मैं वहां की टोपी पहने हुए हूँ। ठीक है, इसी तरीके से कुछ भी हो, कोई खाने का सामान हो तो आराम से एक दूसरे की बाउंड्री में चला जाता है, पर लेकिन आदमी इतने आसानी से मूव नहीं कर पाते हैं। तो यही बताया गया कि जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड अगर देखा जाए वो उससे ज्यादा है हमारा इंटरनल ट्रेड। ठीक है, इसके बाद में आगे क्या बोला है, देखिए यहाँ पे बोला है कि जो आदमी अगर घूमते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, वो ज्यादा महंगा पड़ता है एज कम्पेयर टू जो गुड्स हमारे यहाँ पे जाते हैं। गुड्स यहाँ पे आराम से चले जाते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, आदमी इतने आराम से नहीं जा पाते हैं। तीसरा क्या बोला है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को भी बताया कि इनडायरेक्ट टैक्स फेवर करता है इंटर स्टेट ट्रेड, मतलब ओवर इंट्रा स्टेट ट्रेड, मतलब जो देश जो किसी स्टेट के अंदर में ही जो ट्रेड हो रहा है उसमें ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, ऐसे कि किसी दूसरे स्टेटों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, एक ये स्टेट हो गया और दूसरा ये स्टेट हो गया। तो जो हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स है वो फायदा पहुंचाता है कि हमको अपने अंदर ट्रेड न करके एक दूसरे के अंदर ज्यादा ट्रेड करें, तो वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। हालांकि जीएसटी आने के बाद में ये सारी जो इस तरीके की बातें हैं वो साइड में हो जाएगी, फिर कहीं पे इस तरीके की बातें नहीं आएंगी, फिर नॉर्मल हो जाएगा सब जगह। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो इंटर स्टेट ट्रेड वर्सेस इंट्रा, ये टोटल अगर देखा जाए तो सरप्राइजिंगली बोला गया है। ठीक है ना, क्या फिल्म के बारे में बात की गई है, ये स्टेट है, मतलब देखिए यहाँ पे इंटर स्टेट ट्रेड और यहाँ पे है इंट्रा फिल्म ट्रेड। तो इन दोनों को समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ी सी हल्का सा, बस बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, एक साइड में तो होगा स्टेट कि स्टेट के बीच में हो रहा है, अब तक हमने क्या बोला, अगर एक स्टेट के अंदर ही ट्रेड हो रहा है, ठीक है, स्टेट के अंदर ही ट्रेड हो रहा है, इस चीज को समझिएगा। उससे ज्यादा ट्रेड किसके होता है, दो स्टेटों के बीच में होता है। ठीक है, ये बड़ा है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो इन दो स्टेटों के बीच में होता है उससे भी ज्यादा बड़ा है जो फिल्म, मतलब मान लीजिए टीसीएस कोई कंपनी है, टीसीएस कोई कंपनी है, तो टीसीएस का एक ऑफिस कहाँ पे है, एक ऑफिस मान लीजिए उत्तर प्रदेश में है, दूसरा ऑफिस कहाँ पे हो गया, दिल्ली में हो गया। तो जो इनके ऑफिसों के बीच में जो ट्रेड होता है, भले ही वो ऑफिस किसी भी स्टेट में हो, तो वो ज्यादा ट्रेड होता है एज कंपेयर टू वो स्टेटों के बीच में जो ट्रेड होता है। तो फिर से सुन लीजिए एक बार, एक स्टेट के अंदर ही जो ट्रेड होता है उससे ज्यादा ट्रेड होता है दो स्टेटों के बीच में। दो स्टेटों के बीच में जिससे जितने ज्यादा ट्रेड होता है उससे ज्यादा ट्रेड होता है फिल्म्स के अंदर ही जो ट्रेड होता है। तो आप लोगों को ये थोड़ा सा एक पैटर्न है जो याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया दोनों सेक्शन का, पहले सेक्शन का भी और दूसरे सेक्शन का भी। अब पहले सेक्शन में तो ट्रेड के बारे में बात करेंगे और दूसरे सेक्शन में क्या क्या प्रोविजन है, नेशनल इंटरनेशनल और थोड़ा सा मॉडल क्या क्या है, रूल रेगुलेशन क्या है, दूसरे सेक्शन में हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ट्रेड के बारे में दिखाया गया है, ये कि ये मैंने इकोनॉमिक सर्वे से ही लिया, इकोनॉमिक सर्वे में ये पिक्चर दे रखी थी। अगर हम किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो ट्रक की लाइन इस तरीके से लगी रहती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कवर करने में। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये रीजन होता है कि देखिए जो हमारे यहाँ पे चैलेंजेस है, ये चैलेंजेस ऑफिशियल क्लियरेंस होता है, क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो यही एक्सटोर्शन का रीजन होता है, यहीं से जो पैसे की उगाही की जाती है, ये इस तरीके से बहुत सारी भीड़ लगी होती है, रीजन बोलते हैं, बहुत सारा भीड़ भड़ाका लगा होता है। तो इस तरीके से इतने सारे ट्रक खड़े रहते हैं, उसका रीजन यही होता है कि ऑफिशियल क्लियरेंस। तो जो ऑफिशियल बैरियर है, जो एक स्टेट के कुछ और रूल रेगुलेशन है, दूसरे स्टेट के कुछ और रेगुलेशन है, इसी की वजह से हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है उनके ऊपर, वो कहीं ना कहीं डैमेज होती है। ठीक है, तो इन्हीं रीजन की वजह से होती है। तो यहाँ पे बोला है इंट्रानेशनल, इंटरनेशनल मतलब कंट्री के अंदर। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिया, मतलब इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो चैलेंज होता है किसी की वजह से, किसकी वजह से वो चैलेंज होता है उसके अंदर, कॉम्प्रिहेंसिव इंटर स्टेट, मतलब दो स्टेटों के बीच में जो ट्रेड है उसका डेटा अवेलेबल नहीं है, मतलब उनके बीच में प्रोविजन अच्छे से नहीं है, इसीलिए हमारी कंट्री का नेशनल का
इंटर स्टेट मतलब दो स्टेटों के बीच में, इंट्रानेशनल मतलब एक कंट्री के बीच में, एक कंट्री के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए वो हैम्पर होता है। तो जो सारे बैरियर हैं, जो ऑफिशियल बैरियर है, ये सारी चीजें जो एक्टिविटी है, ये सारी खत्म होने जा रही है। किसकी वजह से? अब जो जीएसटी आएगा तो ये जो प्रॉब्लम हो रही थी, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं हम, नया टैक्स आने वाला है जो रिप्लेस करेगा हमारे इनडायरेक्ट टैक्स को। जितने भी हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स है उनको रिप्लेस कर देगा ये। तो उनको रिप्लेस करने के बाद में जो जीएसटी आने वाला है, तो इस तरीके की काफी प्रॉब्लम वो जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे हमारे यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे पार्ट फर्स्ट में जो ये इसी तरीके से पार्ट में बातें चलती रहेंगी। अब यहाँ पे पार्ट फर्स्ट है, तो पार्ट फर्स्ट में क्या बोला गया है कि इंडिया जो ट्रेड है वो मोर देन ट्रेड है, उसका जो अदर कंट्रियों के साथ में ट्रेड करता है। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा इसने इंटरनल ट्रेड की बात की है, जो हमारे यहाँ पे इंटर स्टेट ट्रेड होता है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जो ट्रेड होता है उसके बारे में बात की है। तो यहाँ पे बोला गया कि 54% ऑफ द जीडीपी जो है हमारे यहाँ पे ये है, जो इंटर स्टेट ट्रेड है, ठीक है। और इसी को अगर देखा जाए यूनाइटेड स्टेट में ये कितना है, ये 74, ये 74, वो 78% है। और अगर यही चाइना में देखा जाए तो 74% है, जो कि जीडीपी का बोला गया है। यहाँ पे जीडीपी के मैंने डेफिनेशन भी आप लोगों को बताई थी कल जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक ही स्टेट के मतलब स्टेट नहीं, यहाँ पे नेशन लेंगे, नेशन के अंदर, एक कंट्री के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रोड्यूस, गुड्स एंड सर्विस एक्टिविटी प्रोड्यूस की जा रही है विद इन ए ईयर विद अ फिजिकल बाउंड्री। फिजिकल बाउंड्री मतलब उस स्टेट की जो फिजिकल बाउंड्री है, मतलब उस कंट्री की जो फिजिकल बाउंड्री है, तो उसके अंदर फिजिकल बाउंड्री इसको बोला जाता है, जिस तरीके से इंडिया की फिजिकल बाउंड्री है। तो इसके अंदर जितना गुड्स एंड सर्विस की एक्टिविटीज हो रही है एक साल के अंदर, तो उसको जीडीपी बोला जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसके बारे में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके ऊपर हम लोगों ने कल क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये 74% है चाइना में। पर लेकिन यहाँ पे तो ये हमसे ज्यादा है, लेकिन अगर इसी को कंपेयर किया जाए कनाडा के साथ में, कनाडा से हमारा बहुत ज्यादा है। और अगर यूरोपियन यूनियन के साथ में किया जाए तो उससे भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। यूरोपियन यूनियन देखें, यहाँ पे 28 कंट्रियों का ग्रुप है, हालांकि अगर यूके बाहर निकल जाएगा तो 27 कंट्री रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये 28 कंट्री के बीच में जो है यहाँ पे 4 फ्रीडम बोला जाता है। क्या फ्रीडम है? 4 फ्रीडम बोली जाती है यहाँ पे, कि आराम से मूवमेंट होता है, गुड्स का आराम से मूवमेंट होता है, सर्विसेज का भी आराम से मूवमेंट होता है। गुड्स मतलब कोई भी सामान, सर्विसेज मतलब कोई भी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, एजुकेशन की सर्विस हो गया, बैंकिंग की सर्विस हो गया, कैपिटल कोई भी मशीन वगैरह जा रही है, ठीक है ना, इसी तरीके से, या फिर पैसा वगैरह जा रहा है, या इसी तरीके से आदमी जा रहा है। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर ये 4 फ्रीडम होती है कि कोई किधर भी घूम सकता है। यूरोपियन यूनियन के अंदर जो 28 कंट्री है उनमें कोई भी आराम से किधर भी घूम सकता है। तो ये फ्रीडम रहती है वहां पे अगर देखा जाए। पर लेकिन इन फ्रीडम के होते हुए भी इंडिया का जो ट्रेड है, इंटरनल ट्रेड जो है इंडिया का है, वो यूरोपियन यूनियन और कनाडा से ज्यादा है अगर देखा जाए तो। अब फिर से यहाँ पे वही चीज, वही बातें एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या बातें बोल रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे इंट्रा फिल्म ट्रेड होता है, इंट्रा बोल रहा हूँ, याद रखिएगा, इंटर और इंट्रा में डिफरेंस करके चलिएगा, पूरे लेक्चर में आप लोगों को ये सुनने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो इंट्रा फिल्म ट्रेड होता है हमारे यहाँ पे इंडिया में, ठीक है ना, जो ट्रांसफर होता है स्टॉक्स विद इन द फिल्म, एक फिल्म से दूसरी फिल्म में। देखिए एक साइड में तो पेरेंट कंपनी हो गई, ठीक है, टीसीएस का जो मेन ऑफिस हो गया, तो एक साइड में तो टीसीएस का मेन ऑफिस हो गया। फिर इसके बाद जो जहाँ पे भी इसका फिल्म है देश के अंदर, मान लीजिए यूपी में है, या फिर कहीं पे गुजरात में है, या फिर तमिलनाडु में है, या फिर केरला में है, तो फिर उनके बीच में जो ट्रेड होता है उसको बोलते हैं इंट्रा फिल्म ट्रेड, ठीक है ना। तो वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो अलग ट्रेड है हमारे यहाँ पे, जो टोटल ट्रेड है उसका। ये किया क्यों जाता है बेसिकली वो समझ लीजिए। मान लीजिए गुजरात हो गया एक साइड में, और दूसरी साइड में तमिलनाडु हो गया, ठीक है। तो गुजरात में मान लीजिए टैक्स जो है वो बहुत कम है, ठीक है, पर लेकिन तमिलनाडु में जो टैक्स है वो बहुत ज्यादा है। तो ये क्या करेंगे, अगर कोई चीज यहाँ पे तमिलनाडु में मैन्युफैक्चर की जा रही है, तो उसको क्या करेंगे, गुजरात, तमिलनाडु से गुजरात में भेज देंगे। तो गुजरात में क्या होगा, गुजरात में उसको अगर सामान को बेचा जाएगा वहां पे टैक्स कम लगेगा, लेकिन बनाया गया यहाँ पे है ये। तो इस तरीके से टैक्स को बचाने के लिए इस तरीके के काम किए जाते हैं। पर लेकिन जब जीएसटी आ जाएगा तो वो सब जगह इक्वल रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये इंट्रा फिल्म ट्रेड जो है वो कम निकल के आएगा। देखना आप लोगों को आगे वो चीज डिस्कशन में मिलेगी। अब ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, इस तरीके के फैक्ट जो होते हैं वो कई बार पूछ लिए जाते हैं। इंडिया का जो इंटरनल ट्रेड है, इंडिया का जो इंटरनल ट्रेड है वो 1.7 टाइम है इंटरनेशनल ट्रेड से, और ये कितना है, 32% ऑफ द जीडीपी है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और जबकि जो हमारा इंटर स्टेट ट्रेड था वो 54% ऑफ जीडीपी था। तो इस तरीके के फैक्ट पूछे जा सकते हैं कि कौन सा ज्यादा है और कितना परसेंटेज कितना जीडीपी का है, क्योंकि वो इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है, और इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। पर लेकिन अगर ये सिमिलर टू है हमारा इसी तरीके से चाइना के साथ में कंपेयर करें, तो चाइना में भी लगभग इतना ही है, 1.6% है। पर लेकिन अगर यूएसए के साथ में स्टेट करें तो यूएसए से हम कम है, यहाँ पे 2.5% है, ठीक है ना, जो इंटरनेशनल ट्रेड है। तो यूएसए का इंटरनेशनल ट्रेड ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया, अगर देखा जाए उसके इंटरनल ट्रेड से, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को थोड़ा याद रखनी है, क्लियरिटी रखनी है इससे रिलेटेड माइंड में।
अब इस वाले फिगर में ये जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटर स्टेट ट्रेड जो होता है और मैन्युफैक्चरिंग जो होती है। देखिए जैसे कि गुजरात का ही एग्जांपल ले लेते हैं हम। गुजरात एक मैन्युफैक्चरिंग हब बोला जाता है काफ़ी हद तक, या फिर आप नोएडा का एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि एनसीआर के आस-पास वाली एरिया में है, या फिर गुड़गाँव का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा अगर कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रही है, तो उस वाली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करने वाले स्टेट का जो ट्रेड है वो भी ज़्यादा ही होगा, ठीक है? तो इसी तरीके से ये दोनों एक ग्राफ में चलते हैं, वो इस तरीके से बढ़ता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो ट्रेड है वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होगी। तो हमेशा ग्राफ जैसे जितना ज़्यादा ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ रही है यहाँ पे, इसी तरीके से यहाँ पे ट्रेड भी बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये उसी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ये एफ-फिल्म और सी-फिल्म इसमें कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा। एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, ठीक है ना? जिससे आप लोगों की एक माइंड में क्लियरिटी रह जाएगी। वरना बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड दे रखे होते हैं इकोनॉमिक्स थ्योरी में, जो आप लोग पढ़ेंगे तो कंफ्यूज रह जाएंगे, घूमते रह जाएंगे कि ये क्या है क्या नहीं है, जबकि उन सब की जरूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन सोल्व करने में जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बस उस कॉन्सेप्ट पे फोकस देके चलिए, क्वेश्चन आराम से सोल्व करके ले जाएंगे। तो यहाँ पे जो कंपेयर किया जाता है वो इन दोनों के बीच में कंपेयर किया जाता है। हमेशा इसको याद रखिएगा कि जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ज्यादा होगी, वहाँ पे जो ट्रेड होगा वो हमेशा ज्यादा रहेगा। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो मेक इन इंडिया पे फोकस किया जा रहा है, वो मेक इन इंडिया पे फोकस इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि मेक इन इंडिया जैसे जैसे बढ़ेगा, उसी तरीके से हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उसी तरीके से हमारे यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई बढ़ेगी, और उसी तरीके से हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, और उसी तरीके से हमारे यहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, फिर से वही डिमांड एंड सप्लाई वाली जो चक्कर है वो स्टार्ट हो जाता है, और एक्टिविटी बढ़ती ही चली जाती है। इसीलिए कोई भी कंट्री अगर अच्छी है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत अच्छी होगी। जिस तरीके से चाइना का एग्जांपल ले लीजिए, चाइना में खिलौने से लेके, मांझे से लेके, कलर से लेके, कोई बैटरी छोटी छोटी ले लीजिए जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, तो वो सारी चाइना में बनाई जाती है, क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आप लोगों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में जिक्र किया था, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि कंट्री के अंदर बन जाता है, वो ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां से। तो वहां पे सारी एक्टिविटी ऐसी होती है कि 24 आवर वहां पे एक्टिविटी चलती रहती है। वो सारा हमने जो हमारी सेकंड वीडियो आती है न्यूज एनालिसिस की, उसके अंदर हम लोगों ने जिक्र किया था। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे जिक्र क्या किया गया है, देखिए पैटर्न जो होता है इंटर स्टेट ट्रेड का अगर देखा जाए, तो इंटर स्टेट का जो पैटर्न होता है वहां पे ज्यादा दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जो कंपेयर किया गया है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कंपेयर किया गया है। तो सबसे ज्यादा जो बोला गया है यहाँ पे, ये याद रखिएगा, सरप्राइजिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा थोड़ा सा, वो उत्तराखंड में है। ठीक है, उसके बाद में गोवा में है, हिमाचल प्रदेश में, और फिर यहाँ पे गुजरात में है, और हरियाणा में है। तो कम से कम 4 या 5 स्टेट आप लोगों को याद रखने हैं। 4 या 5 स्टेट, ये एक तरीके से ओपननेस के बेस पे देखा गया है, ये सबसे ओपन स्टेट है। यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कितनी कितनी होती है। तो सबसे ज्यादा इन स्टेटों में याद रखनी है, और सबसे कम आसाम में होती है। आसाम में देखा जाए, उत्तर प्रदेश में देखा जाए, ठीक है। और सरप्राइजिंग है यहाँ पे केरला भी देखा जाए, केरला में भी इतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। केरला में और चीजें अच्छी है, एजुकेशन एक्टिविटी वहां पे अच्छी है, एजुकेशन का लेवल वहां पे बहुत अच्छा है। पर लेकिन वहां से जितने भी लोग एजुकेटेड होते हैं, वहां से हम लोगों ने देखा मैक्सिमम जो आदमी जाते हैं वो फॉरेन चले जाते हैं। केरला का बहुत ही बड़ा पार्ट है हमारे यहाँ पे देखा जाए, जो कि यहाँ पे रिमिटेंस ट्रांसफर करते हैं, जो कि फॉरेन में जाके हैं, फॉरेन में जाके जॉब करते हैं। और रिमिटेंस मतलब जो वहां से पैसा ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया आज की डेट तक भी इंडिया नंबर 1 बनी हुई है रिमिटेंस अचीव करने में। सेकंड नंबर में कौन सी कंट्री है, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, नीचे कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब ये वाली पिक्चर देख के आपको पहले वाली पिक्चर में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे क्या बोला गया है, नेट एक्सपोर्ट और नेट इंपोर्ट की बात की गई है। ठीक है, तो उसके बीच में जो बैलेंस बात कर रहे हैं कि बैलेंस जो रहता है उसके बीच की बात कर रहे हैं, बैलेंस किस तरीके से बनाया जाता है। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि एक्सपोर्ट अच्छा होता है हमेशा और इंपोर्ट बुरा होता है। ये यहाँ पे पहली लाइन में इसने लिखा है। अगर यहाँ पे उत्तराखंड को देखे, तो उत्तराखंड को देखे तो 45% लगभग, यहाँ देखे 45% लगभग ये नेगेटिव में चला गया है। ठीक है ना, ट्रेड जो है यहाँ पे नेगेटिव में चला गया 45%। अगर हरियाणा में देखें तो हरियाणा में कितना चला गया है, ये सरप्लस में चला गया है। तो अगर नेट बैलेंस लगाया जाए, मतलब कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने पीछे वाले में देखा था कि यहाँ पे सबसे ऊपर था ये उत्तराखंड, पर लेकिन वहां पे नेगेटिव में चला गया। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि हो सकता है कि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो तो बहुत ही सस्ते होते हैं हमारे, जो एक्सपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट है। पर लेकिन जो इंपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट है वो बहुत ही महंगे होते हैं हमारे। होता है हम फल फ्रूट्स यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पर लेकिन खरीद रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना है, ऐसी ऐसी मशीनें खरीद रहे हैं। तो बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक वाली बहुत बड़ी बड़ी मशीनें खरीद रहे हैं, पर बेच क्या रहे हैं, हम आम बेच रहे हैं, बेच क्या रहे हैं, मसाला बेच रहे हैं। तो इनके कंपेयर में जो ट्रेड डेफिसिट आता है, एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं पर लेकिन उतना नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ओपननेस की बात हुई है, जो खुला हुआ स्टेट है, मतलब ज्यादा ओपन है ट्रेड। पर लेकिन जो एग्रीगेट निकाला जाता है, वहां पे उत्तराखंड देखिए नीचे पहुंच गया है, अगर बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला जाए। और मैन्युफैक्चरिंग स्टेट जो कि हो गया गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, उनका थोड़ा अच्छा लेवल यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो यही बात यहाँ पे बोली गई है, जो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे देख लीजिए तो उनका आप लोगों को थोड़ा अच्छा लेवल देखने को मिलेगा। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ओपननेस अलग चीज है और एक एग्रीगेट ट्रेड अलग चीज है। हो सकता है हम बहुत ही ऐसे ऐसे सामान बेच रहे हो जो कि मार्केट में बहुत सस्ते रहते हो, पर लेकिन खरीद बहुत महंगे महंगे रहे हो, क्वालिटी के ऊपर भी डिक्रीज हो सकता है हम बेच रहे हो ओनली ऐसे सामान जो कि बहुत ही प्रीमियसेबल हो, मतलब बहुत बहुत छोटे से टाइम में वो खराब हो जाने वाले हो, सब्जी वगैरह बेच रहे हैं, ठीक है। खरीद क्या रहे हैं, खरीद रहे हैं लैपटॉप, कंप्यूटर और आईफोन 7, ठीक है। तो आईफोन 7 या इस तरीके से कोई भी आईफोन या महंगे फोन हम खरीद रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ओपननेस की एक अलग चीज है, पर लेकिन जो नेट निकाला जाता है उसमें जो डेटा निकल के आ रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये इस तरीके की बातें भी पूछी जा सकती है डायरेक्ट उसमें आपके ऑप्शनल टाइप पेपर में। तो इसका भी आप लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए। अब ये ग्राफ आप लोगों के माइंड में और थोड़ी क्लैरिटी लेके आएगा। देखिए क्लैरिटी किससे रिलेटेड है कि इंटर फिल्म ट्रेड, दो फिल्म के बीच में कितना ट्रेड हो रहा है। मान लीजिए टीसीएस और दूसरी साइड में विप्रो है, और इंट्रा फिल्म ट्रेड कितना हो रहा है, एक टीसीएस के अंदर ही कितना हो रहा है या फिर विप्रो के अंदर ही कितना हो रहा है। तो दोनों में आप लोगों दोनों में क्लैरिटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, गोवा का एग्जाम्पल ले लीजिए सबसे पहले। अगर गोवा का एग्जांपल लीजिए तो इंट्रा फिल्म मतलब एक फिल्म के अंदर ही कितना ट्रेड हो रहा है, ये इसकी एक ब्रांच है, यहाँ पे इसकी दूसरी ब्रांच है, यहाँ पे इसकी तीसरी ब्रांच है। तो कंट्री के अंदर उस एक ही फिल्म के अंदर कितना ट्रेड हो रहा है। मान लीजिए आप एग्जांपल ले लेते हैं, किसी का भी एग्जांपल ले लेते हैं छोटा बड़ा। तो यहाँ पे 1 मिनट मैप दिखाता हूँ पहले आप लोगों को। मैप देखिए, मान लीजिए फिल्म है कोई, यहाँ पे टीसीएस का एग्जांपल ले रहे हैं तो टीसीएस का ले लीजिए। तो टीसीएस का एक ऑफिस यहाँ पे है, टीसीएस का दूसरा ऑफिस यहाँ पे है और टीसीएस का तीसरा ऑफिस यहाँ पे है। तो इनके बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो सबसे ज्यादा ट्रेड कहाँ पे हो रहा है, वो गोवा में हो रहा है। मतलब इंटर फिल्म के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो सबसे ज्यादा गोवा में हो रहा है। ये समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पे, ठीक है। पर लेकिन अगर इंटर इंट्रा की बात कर रहे थे हम, इंट्रा फिल्म जो ट्रेड हो रहा है वो गोवा में हो रहा है। इंट्रा मतलब बीच में। अगर इंटर फिल्म की ट्रेड बात करें, मतलब दो कंपनी के बीच में जो सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है वो गुजरात में हो रहा है। मतलब गुजरात हो गया, यहाँ पे गुजरात में टीसीएस है, गुजरात में विप्रो हो गई या गुजरात में एचसीएल हो गई। तो सारी कंपनी के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो सबसे ज्यादा कौन से हो रहा है, वो गुजरात यहाँ पे है गुजरात में हो रहा है, ठीक है ना। राजस्थान को गुजरात बोल रहा था उससे चलिए कोई नहीं, कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। तो वो कहाँ पे हो रहा है, वो गुजरात में हो रहा है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। और जो जो इंट्रा मतलब जो बीच में फिल्म के बीच में हो रहा है वो गोवा में हो रहा है। तो दोनों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और जो सबसे कम हो रहा है वो देखिए, सबसे कम कहाँ पे हो रहा है, वो केरला में हो रहा है। केरला में सबसे कम कौन सा हो रहा है, इंटर वाला सबसे कम हो रहा है केरला में, ठीक है। इंटर वाला सबसे कम हो रहा है केरला में, ओके। और इंट्रा वाला जो सबसे कम हो रहा है, ये कौन सा है, इंटर वाला ब्लैक वाला सबसे कम केरला में हो रहा है, और इंट्रा वाला सबसे कम यहाँ पे किस में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है, सबसे कम कहाँ पे हो रहा है। ये दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है ना। रिवीजन कीजिएगा जितनी बार कर सके, बस चीजें माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए चीजों को लेके। अब ये वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इस वाले को थोड़े को कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। खासकर जो इकोनॉमिक सर्वे में बॉक्स के अंदर दिए रहते हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो बॉक्स के बारे में जिक्र किया गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इंटर की बात कर रहे हैं, मतलब दो स्टेटों के बीच में इंटर स्टेट जो ट्रेड होता है उसके बारे में बताया गया है। डेटा प्रिपरेशन किस तरीके से और क्या क्या चैलेंजेस हैं। देखिए अगर दो स्टेटों के बीच में ट्रेड हो रहा है तो जो कैलकुलेशन, जो ट्रेड का जो बैलेंस निकाला जाता है वो किससे निकाला जाता है, इस नंबर से निकाला जाता है। इसको बोलते हैं टिन, XSYS, इसको बोलते हैं टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम। तो यहाँ पे टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम बोलते हैं। जो टिन होता है स्टार्टिंग में, उस टिन को बोलते हैं, टिन का जो नाम जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में टिन दिया है उसको बोलते हैं टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप लोगों ने देखा होगा अगर कोई भी प्रोडक्ट आप लोग खरीद के लाते हैं तो उस पर टिन नंबर लिखा रहता है, ठीक है। तो वो टिन नंबर लिखा रहता है, आपका इनवॉइस जो रहता है, आपका बिल जो रहता है उस पर टिन नंबर लिखा रहता है। वो तो टिन नंबर यही दर्शाता है कि आप लोगों ने खरीदा है, जो बेचा है, तो उस पर टैक्स के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा डेटा सीट या एडमिनिस्ट्रेटर या फिर होस्ट या फिर जीएसटी के तरीके से जो नेटवर्क से जो पता चलता है, ये सारे कुछ ऐसे साधन है जिससे हमारे सेंटर को पता चलता है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें, क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या इंपोर्ट हो रहा है। हमारा सेंटर जो स्टेट होता है इन सब चीजों से पता लगाता है, इसके बेस पे वहां पे टैक्स कलेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो जो ये वाला नंबर है टीन XSYS कंटेन, ये क्या क्या कंटेन करता है, ये सेंट्रल सेल टैक्स इनवॉइस फॉर ट्रेड्स ओकरिंग बिटवीन द स्टेट। तो देखिए इन सब चीजों से जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो उससे पता चलता है। पर लेकिन अगर देखा जाए, कई बार चीजें ऐसी देखने को मिलती है कि ये सारे इश्यूज निकल के आते हैं। नॉर्मली तो ये चीजें एक बहुत ही आइडियली रहती है कि देखने को मिल रही है, ये होता है वो होता है। पर लेकिन आपको लगता है कि सब चीजें इतनी आराम से होती है। सबसे बड़ी बात तो यही है, तो तब चीजें स्टार्ट तब होगी ना जब आदमियों के पास में बिल हो। अगर कोई बिल ही ना ले तो तब क्या होगा, ठीक है। तो वो भी चीजें होती हैं। तो इसी तरीके से कई सारे इशू रहते हैं जो अगर ये ना हो तो तब क्या होगा। तो देखिए उनका भी सॉल्यूशन निकाल रखा है, उनका भी आप लोग ये जो
व्यापार करते हैं वो सोचते हैं कि इसको आसानी से चुरा लेते हैं, पर लेकिन इन्फॉर्मेशन सब चीज़ों की रहती है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें बोली गई है, यहाँ पे वही चीज़ें समझाने की कोशिश की गई है कि अगर आप ये सब चीज़ें भी कर रहे हैं, तो फिर भी कैसे सेंटर को पता रहता है कि कितना ट्रेड हो रहा है और किस तरीके से उसका एस्टिमेशन निकाला जाता है। तो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को याद रखनी है। सबसे पहले तो यही है, जो सेंट्रल सेल टैक्स होता है वो इश्यूज किया जाता है इंपोर्टिंग स्टेट के द्वारा, जो कोई खरीद रहा है। और इसके अलावा ये बोले कि आइडियल कंडीशन में तो ये सब होगा, टिन बिन वगैरह लिया जाएगा, इनवॉइस वगैरह सब चीजें ली जाएगी, वो सब अपनी जगह चीजें सही है। पर लेकिन जो मिस होती हैं चीजें जो की जाती हैं, वो नॉर्मली देखा गया 5% तो की जाती है। और सबसे ज्यादा जो मिस की जाती है इस तरीके से, जो चीजें मिसलीड की जाती है, वो 10% सबसे ज्यादा गुजरात में की जाती है। गुजराती आदमी को बोलते हैं कि तो ये ट्रेड माइंडेड पीपल है, तो फायदा भी कहीं ना कहीं देखेंगे कहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे किस तरीके से चीजें होती हैं, यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि ये चीजें मिसलीड तो उन्होंने कर दी, वो तो एक अलग बात हो गई, पर लेकिन होता क्या है अगर दूसरे तरीके से देखा जाए, वो क्या होता है। देखिए, जो की होता है कुछ ना कुछ तो समझने का है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ तो देखना ही पड़ेगा कि पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले जो टिन नंबर मैंने बोला है वो 11 डिजिट का होता है, ये भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में, याद रखना है इसको। 11 डिजिट का टिन नंबर होता है। आधार कार्ड कितने नंबर का होता है चलिए आंसर दीजिएगा नीचे, ठीक है ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो एक हमने क्या बोला है अभी यहाँ पे, जो सेंट्रल सेल टैक्स है वो कौन करता है, इंपोर्टिंग स्टेट के हिसाब से इशू किया जाता है। ठीक है, पर लेकिन जो यहाँ पे टिन है, जो टिन का नंबर होता है 11 नंबर का टिन होता है। 11 नंबर में जो 2 नंबर होते हैं स्टार्टिंग के, एक्सपोर्टिंग स्टेट को शो करते हैं वो, ठीक है ना, फर्स्ट 2 डिजिट। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात आ गई। तो इस तरीके से वहां पे कि एक्सपोर्ट कहां से हो रहा है, कम से कम ये तो पता रहेगा कि भले ही हम अंदर जाके इनवॉइस नहीं ले रहे हैं, पर बाहर वाला तो पता रहेगा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या चीजें जा रही हैं, उनका तो पता रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा फिर कहाँ पे क्या-क्या बेचा जा रहा है, क्या-क्या खरीदा जा रहा है, ऑनलाइन कहाँ-कहाँ पे आप लोग क्या-क्या चीजें खरीद रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं। एक जीएसटी नेटवर्क होता है, गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क, वेबसाइट के थ्रू उससे पता चल जाता है जब चीजें देखी जाती है। देखिए, हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूज़पेपर डिस्कशन में भी और वैसे भी, बिग डेटा नाम का एक वर्ड डिस्कस किया था। बिग डेटा वही डेटा होता है, आप लोग क्या सर्च करते हैं, आप लोगों ने सर्च किया स्टडी लवर, ठीक है, तो आप लोगों ने अगर स्टडी लवर सर्च कर लिया है, तो आप लोग क्या करेंगे, आगे से आप जब भी कोई वीडियो यूट्यूब पे देखेंगे, तो आप लोगों को रिकमेंडेशन में, आप लोगों को साइड में रिकमेंडेशन में स्टडी लवर की वीडियो दिखती रहेंगी। आप लोगों ने कोई भी सर्च किया, यहाँ पे किसी भी वीडियो को सर्च कर लिया, मान लीजिए मुनराल की वीडियो सर्च कर लिया, या अनअकैडमी की वीडियो सर्च कर लिया, या स्टडी आईक्यू की वीडियो सर्च कर लिया, तो कोई भी वीडियो आपने सर्च कर ली है, तो आप जब भी मेरी यहाँ पे वीडियो देखेंगे, तो आपको साइड में सर्च में क्या दिखेगा, साइड में आप लोगों को सर्च में दिखेगा कि ये वाला वीडियो, कि आपने उसको भी सर्च किया है। ठीक है, तो इस तरीके से सर्च में आप लोगों को जो सजेशन में आने लगता है, वो सब बिग डेटा होता है। तो ये बिग डेटा एक तरीके से यूज किया जाता है, आप लोगों को एक तरीके से अपनी तरफ को मतलब बहलाने के लिए कह सकते हैं। आप लोगों को बोल सकते हैं कि कोई वीडियो बराबर में आ गई, तो आप लोग देखते हैं कि इसको भी देख लेते हैं। तो एक तरीके से चेन बनाने के लिए कि एक से हट के आप दूसरे में पहुंचते रहें। तो इस तरीके की ये सारे डेटा यूज किए जाते हैं। गूगल में आप लोगों ने सर्च कर लिया, यूट्यूब में कहीं पे भी आप लोगों को रिकमेंडेशन में आने लगता है, या फिर अमेजन पे कोई चीज आपने सर्च करी, घड़ी आज लोग खरीदनी है, तो उस तरीके की आप लोगों को फिर कुछ और भी सर्च करेंगे, तो आप लोगों को दिखेगा रिकमेंडेशन में, आप लोगों को वही घड़ी दिखने लगेगी वेबसाइट पे, कहीं पे भी आप लोग जाएंगे तो ये बिग डेटा बोलते हैं इसको, कि बिग डेटा का यूज किया जाता है ये ट्रेड को बढ़ाने के लिए। दो बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। पहली बातों में हम लोगों ने देखा है टिन के हिसाब से कहां से चीजें निकल के आ रही है और कौन से स्टेट में जा रही है। दूसरे नंबर पे हमने जीएसटी नेटवर्क के बारे में जिक्र किया, वहां से पता चल जाता है। और तीसरी बात यहाँ पे ये हो गई कि ये होता है सिस्टम, अगर उससे भी पता नहीं चल रहा है तो एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, कई बार इसके बारे में सुना भी होगा। इससे लोकेशन का पता लग जाता है कि कहाँ पे किस एरिया में कितनी लोकेशन पे क्या एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि कंप्यूटर की हेल्प से चीजें यूज की जाती है। यहाँ पे चेक किया जाता है कि जो डेटा जहाँ पे कोई डेटा खरीदा गया, तो उस एरिया में क्या डेटा खरीदा जा रहा है। आज की डेट में देखिए, जब से कंप्यूटर वगैरह और ये जीपीएस का सिस्टम आया ना, तब से चीजें इतनी ज्यादा कनेक्टेड हो चुकी हैं कि आप कोई भी एक्टिविटी करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में पता चलता ही रहता है। आपकी हर एक क्लिक कंप्यूटर पे और मोबाइल पे कहीं ना कहीं स्टोर होती रहती है, तो सब चीजों का पता रहता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए कुछ भी करना है तो सोच समझ के करना है। यहाँ तक कि अभी एक डेटा आया था, उस डेटा में क्या दिखाया गया है कि जैसे कि आप लोग अगर देखें कि जहाँ पे वाईफाई फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है मुंबई वाले एरिया में, तो वहाँ पे ये चीज सच में आई है कि पोर्न मूवी बहुत ज्यादा देखी जा रही है वहाँ पे। तो ये मतलब डेटा प्रोवाइड कराया जा रहा है कि ताकि कोई गुम हो गया है वो अपना कोई डेस्टिनेशन चेक कर ले, या फिर कुछ इस तरीके की चीजों पे फोकस करे। पर लेकिन प्रोवाइड क्या किया जा रहा है वहाँ पे, सर्च क्या की जा रही है, तो ये डेटा भी वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो जो भी सर्च करें, कुछ भी देख दाख के सर्च करें, क्योंकि आपकी हर एक क्लिक जो होती है वो रिकॉर्ड हो रही है हर जगह।
तो इसी बेस पे अगर चीजें देखी जाए तो एक ये नहीं कह सकते कि कंप्लीटली अच्छी लेवल का पता चल जाता है, पर फिर भी एक मोटे मोटे लेवल पे ये देखिए ये सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं जिसकी वजह से चीजों का पता चलता रहता है और कहाँ कहाँ पे क्या चीजें हो रही है, कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, सब नाम वाम सब पता रहते हैं, ठीक है। तो इससे देखिए जो एरर आप लोग देखा जाए तो एरर हो सकती है, हालांकि 1.1% एक रैप अगर चीजों को सारी चीजों को अगर ओवरऑल मिला के देखा जाए, पर लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर मिल जाती है फिर भी, जिसके बेस पे हम लोग चीजों को डिसाइड करा सकते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन हो जाता है जिसके बेस पे हम चीजों को आइडिया लगा सकते हैं कि एक्चुअल में चीजें क्या हो रही हैं, ठीक है। हालांकि इसके बाद भी देखिए बता रहे हैं कि 85% जो टैक्स का कलेक्शन होता है, जो सीएसटी होता है, सेंट्रल सेल टैक्स होता है, वो कलेक्शन उसी बेस पे होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है उसी के एडमिनिस्ट्रेशन के बीच पे, और जो ट्रेड वगैरह होता है तो वो एक अलग चीज है, इस पे ज्यादा इतना फोकस देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे दो तीन चीजें आप लोगों के माइंड में और क्लियरिटी लेके आएंगी, इससे आप लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या चीजें इंपैक्ट डालती हैं जो ट्रेड होता है। यहाँ पे बातें की गई है, इंटर स्टेट ट्रेड की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। वो कौन कौन सी चीजें इंपैक्ट डालती हैं और क्या क्या वो बातें हैं जो कि बढ़ती हैं या घटते हुए दिखती हैं हम लोगों को। एक तो बात बोला इन्होंने कौन सा देश, कौन सा स्टेट अमीर है और कौन सा स्टेट है, उनके बीचों में कितने डिस्टेंस है। और इसके अलावा जो पॉलिसीज या फिर कल्चर या फिर लैंग्वेज जो बैरियर हम लोगों ने देखे थे उसके बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पे। तो ये सारी चीजों को एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस को लिया इन्होंने। अगर डिस्टेंस के बेस पे देखा जाए, ठीक है ना, ये एक मतलब एक बिल्कुल कंफर्म नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेड चीजें होती है सारी, ठीक है ना। अगर 10% डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में 10% डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो रिजल्ट क्या होता है, जो फ्लो होता है वो गिर जाता है। कितना गिर जाता है, वो 5.6% लगभग गिर जाता है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, वो 5.6% लगभग गिर जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और यूएसए में अगर देखा जाए, यूएसए में जहां की आप लोगों को पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी है, सारी चीजें काफी अच्छी हैं, अगर वहां पे 10% इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे डिस्टेंस जो होता है अगर इंक्रीज हो जाता है, वहां पे जो ये ट्रेड है वो 9.3% डिक्रीज हो जाता है। देखिए वहां पे भी ये चीजें देखने को मिल रही है यूएसए में भी। अगर अपने आपस में आसपास वाले एरिया में ट्रेड करना ज्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू डू ट्रेड करना, ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे भी दिख रही है यूएसए में भी, यूएसए में बल्कि ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि स्टेट का जो जो जीडीपी के हिसाब से अगर चीजें देखी जाए, 10% पॉइंट अगर इंक्रीज जीडीपी में हो रहा है, ठीक है ना, इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग की वजह से स्टेट के बीच में, ठीक है, तो उसमें क्या चीजें देखने को मिल रही है, तो दोनों चीजें बढ़ेंगी यहाँ पे, इंपोर्ट भी बढ़ेगा और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। 10% जीडीपी बढ़ रही है तो 8.2% इंपोर्ट बढ़ेगा, 9.6% क्या बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ये तो यूएसए में और ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर यूएसए में 10% जीडीपी बढ़ रही है तो यहाँ पे जो 11% इंपोर्ट बढ़ेगा और 9% एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ये यूएसए का डेटा है, तो दोनों चीजें यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है। लैंग्वेज के बेस पे अगर देखा जाए, तो लैंग्वेज का अगर दूसरी कंट्री के बेस पे देखा जाए, लगभग लगभग देखा जाए बिटवीन द कंट्रीज शेयरिंग कॉमन लैंग्वेज 16% हाइयर होता है वहां पे ट्रेड, 16% हाइयर होता है। पर ये चीजें आपको इंडिया के बेस पे याद रखनी है, सरप्राइजिंगली इंडिया पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। विद इन इंडिया बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। यहाँ पे गुजराती बोलने वाले ये नहीं है कि गुजरात में ही सामान बेचेंगे, दूसरे स्टेट में सामान बेचते हैं आराम से जाके, तो इंडिया के इंटरनल में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पे आप लोगों को अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा है तो एनालिटिकल बेस पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन से बचना है, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है हमारे यहाँ पे। बनारस की साड़ी ये नहीं है, बनारस बोल जो बनारस में रहते हैं यूपी में रहते हैं उन्हीं वही पहनेंगे। कश्मीर में जो रहने वाला कोई सामान अगर बेचा जाता है तो वो ये नहीं है कि वहीं पे कश्मीर की जो लैंग्वेज जानते हैं वही पढ़ेंगे उसको, वो पूरे इंडिया में पहना जाता है, इवन वर्ल्ड में भी पहना जाता है। तो ये चीज आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है इन चीजों से रिलेटेड किसी भी तरीके से। अब ये बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है इंडिया में, कि इंडिया में जो ट्रेड है वो इतना ज्यादा है, इंटरनली जो ट्रेड है उसकी कई सारी बातें इन्होंने बोली है। तो एक तो टैक्स के बारे में जिक्र किया, डोमेस्टिक टैक्स जो है, ऊपर से एरिया बेस्ड टैक्स के बारे में बात जिक्र किया इन्होंने। तो ये होता क्या है, सबसे पहले एरिया बेस्ड टैक्स देख लेते हैं। कुछ ऐसे एरिया है हमारे यहाँ पे जो जो सेंट्रल एक्साइज जो टैक्स है उससे यहाँ पे उनपे टैक्स नहीं लगाया जाता है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट ले लीजिए, जैसे कि सिक्किम ले लीजिए, जम्मू कश्मीर ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश ले लीजिए और कच्छ इन गुजरात, गुजरात में ओनली कच्छ। तो यहाँ पे ऐसे स्टेट है, अगर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट कोई मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई चीज यहाँ पे फोन अगर बनाते हैं या कोई भी और चीज मैन्युफैक्चर करते हैं, ब्रेड वगैरह बनाते हैं, बिस्किट वगैरह बनाते हैं, तो ये जो बिस्किट वगैरह यहाँ पे बनाए जाते हैं, ब्रेड वगैरह बनाए जाते हैं, तो इन पे अगर यहाँ पे बनाया जाता है तो यहाँ पे टैक्स नहीं लगता है। तो कोई भी क्या क्या सोचेगा कि इन वाले एरिया में जाके बनाया जाए क्योंकि वहां पे टैक्स नहीं लगेगा, और फिर यहाँ से दूसरे एरिया में जाके बेचा जाए आराम से। तो ये सोचते हैं हमेशा, ठीक है। तो इसलिए ये भी फायदेमंद होता है, तो इसलिए इसलिए ज्यादा यहाँ पे ट्रेड है। दूसरा, अगर सीएसटी के और वेट के बारे में जिक्र किया जाए यहाँ पे, तो उसके बारे में भी जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे कि जो सेल्स ऑफ द गुड्स अक्रॉस द स्टेट होते हैं, मतलब वो फॉल आउट द वेट, वेट सिस्टम जो होता है उसके बारे में जिक्र किया गया है। वेट जो होता है देखिए, ये इसके बारे में अगर बोलूं थोड़ा सा,
अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान भेज रहे हैं तो उस पे वैट नहीं लगता है, वैट इंटरनल स्टेट में ही लगता है। दिल्ली में कुछ और वैट लगेगा आप लोगों को, जम्मू और कश्मीर में कुछ और देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में कुछ और, तमिलनाडु में कुछ और, केरला में कुछ और। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं, तो देखिए ये इसीलिए फायदेमंद हो जाता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट टू द ओरिजिन बेस्ड टैक्स। देखिए ये बात आप लोगों को कंफ्यूजन में डाल देती है, इसको कंफ्यूजन को दूर रखना है। जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब जहां पे भी कोई प्रोडक्ट जा रहा है, अगर ब्रेड जहां पे खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो वहां पे टैक्स लगेगा उस पे। और स्टार्टिंग से कोई टैक्स नहीं लेके चलेगा, वैल्यू एडेड टैक्स था कि वेट लगता रहता था, सब जगह देखा जाता था, तो अब वो हट जाएगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, तो इसका भी फायदा होता है। दूसरा क्या होता है, नेगेटिव लिस्ट। बहुत से सामान ऐसे होते हैं नेगेटिव लिस्ट में डाल दिए जाते हैं, उन पे कोई टैक्स नहीं लगता है। इसी तरीके से एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स और ऑटोमोबाइल्स जो बेचे जाते हैं आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश गायब हो गया, प्रदेश है ठीक है ना आंध्रा लिखा हुआ है, चलिए ठीक है। तो आंध्रा मतलब, तो यहाँ पे क्या होता है, लगभग 16% जो होता है, 16 मतलब 16% अलोन यहाँ पे उसको एग्जेम्प्ट किया जाता है, नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया जाता है, तो उन पे टैक्स नहीं लगता। तो ऐसी जगह आदमी क्या करते हैं, ज्यादा ज्यादा से काम करने के लिए सोचेंगे। हालांकि ये सारी चीजें जो मैंने बोली है जीएसटी के आते ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। ओके, कंक्लूजन में क्या बोले, कंक्लूजन में ये बोले कि इंटरनल ट्रेड हमारा ज्यादा है, पर लेकिन उसको ज्यादा तब तक रहता है जब तक ये चीजें रहती है। जिस दिन जीएसटी आ जाएगा उस टाइम पे ये सारी चीजें साइड में हो जाएंगी, ठीक है ना। तो वही सब कंक्लूजन है, कंक्लूजन में इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे, अगर जैसे कि मुझे पढ़ाना पसंद है, मैं चीजें पढ़ाता हूँ, तो मुझे जो चीज पसंद है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। अगर आप लोगों को ये चीज पसंद आती है, आप लोग वो चीज पढ़ लेते हैं, आप लोगों की समझ में आती है, तो प्लीज किसी को पढ़ा दीजिए, किसी को समझा दीजिए चीज जो आप लोगों ने पढ़ी है। अगर खुद नहीं पढ़ा पाते हैं, खुद नहीं समझा पाते हैं, तो वीडियो शेयर कर दीजिए। अपने तक चीजें मत रखिए, दूसरे तक भी चीजें पहुंचा दीजिए। बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, कोई भी चीज अपने तक मत रखिए, जो आप लोगों की समझ में आती है तो दूसरों को पढ़ा दीजिए, ठीक है ना। तो शेयर कीजिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, और इसी में आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। तो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक कीजिए वीडियो को। आज के लिए इतना ही। और यहाँ पीडीएफ जो आप लोगों को बाद में मिल जाएगी, वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, और नीचे कमेंट, नीचे बुक्स में रहेगा टेलीग्राम का लिंक, वहां पे भी मिल जाएगी। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।